इस अध्याय में बात करेंगे हम पाठ 6 पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें हम जोली, कोबर और होम्स के पर्वत निर्माणक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत जो है वो इस प्रकार है। पहला जो सिद्धांत है वो है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर महोदय ने किया। दूसरा जो सिद्धांत है वो है तापीय संकुचन का सिद्धांत। तापीय संकुचन के सिद्धांत का प्रतिपादन जेफ्रीज महोदय ने किया। तीसरा जो सिद्धांत है वो है महाद्वीपीय पिछलन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेली महोदय ने किया। चौथा जो सिद्धांत है वो है संवहन तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स महोदय ने किया। और पांचवा सिद्धांत है रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जोली महोदय ने किया। रेडियो एक्टिवता सिद्धांत को तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास दोनों ही नामों से जाना जाता है। द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये जोली महोदय की किताब का भी नाम है। इस अध्याय में हम बात करेंगे 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जिनमें सबसे पहले है जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, फिर उसके बाद में कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, और फिर उसके बाद में आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों का हम इस अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जोली। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत तथा पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया था। जोली ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थ यानी कि सियाल के बने हैं, जिनका घनत्व 2.67 है। महासागरों की तली का निर्माण भारी पदार्थों अर्थात सीमा से हुआ है, जिसका घनत्व 3 है। इस तरह क्रस्ट सियाल का तथा अधः स्तर अर्थात सब स्ट्रेटम सीमा का बना है। सियाल का विस्तार महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके विघटन तथा वियोजन से ऊष्मा नियमित रूप से निकलती है। इन पदार्थों का वितरण समान नहीं है। महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं तथा महासागरों की तली के नीचे यानी कि अधः स्तर में इनकी कमी होती है। महाद्वीपों के ऊपरी भाग यानी कि सियाल से विकिरण द्वारा ताप ह्रास होता है, अतः रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा के होते हुए भी उसका संचय नहीं हो पाता है। जोली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया कि सियाल परत के निचले भाग में तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है। सीमा यानी कि अधः स्तर से सियाल में ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता। सीमा में गहराई पर जाने पर ऊष्मा का संचयन होता है। इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि सीमा की बेसाल्ट अपने गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। बेसाल्ट का गलनांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, परंतु यह अब भी ठोस अवस्था में रहेगी। अब यदि गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रदान की जाए तो अधः स्तर पिघल जाएगा। जोली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया कि उपयुक्त ऊष्मा की प्राप्ति तथा संचयन के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इस अवधि में जब अधः स्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं
हो जाती है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है देखते हैं। सागरीय अतिक्रमण काल, पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सीज। सर्वप्रथम अधः स्तर के पिघलने से, सीमा में विस्तार होने से ग्लोब की व्यास में विस्तार होता है। महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। पिघलने के कारण सीमा का घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण सियाल के हल्के भाग उसमें डूबने लगते हैं। महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है। इससे जलमग्न महाद्वीपीय भाग पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है। इस तरह से भूसन्नति। दूसरी कंडीशन है सागरीय निवर्तन का काल, पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सीज। अधः स्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा में प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप अधः स्तर का ताप घटने लगता है, जिस कारण अधः स्तर, जो कि पहले तरल हो गया था, अब पुनः ठोस होने लगता है। इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़कर पहले जैसा हो जाता है। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में जो पहले वृद्धि हो गई थी, अब कमी होने लगती है, जिस कारण महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। महाद्वीप अब ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जिस कारण तरलावस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन यानी कि रिट्रेट का मतलब पीछे हटना होने लगता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय पेटे यानी कि तली के बीच महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है, जिस कारण उस पर निक्षेपित तलछट में वलन पड़ जाने से पर्वत का निर्माण होता है। अधः स्तर के टॉस होते समय ऊर्ध्वाधर गति होती है, जिस कारण पर्वत ऊपर उड़ जाता है। तो इस तरह से जोली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत के द्वारा निम्न प्रकार से पर्वतों का निर्माण दर्शाया गया है। फिर भी इस सिद्धांत में कुछ त्रुटियां अवश्य शेष रही, जो कि हम इस तरह से देखेंगे। आलोचना। यह सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिसके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, परंतु सर्वत्र नहीं पाया जाता। यह सिद्धांत भूसन्नति के विषय में भ्रामक विवरण उपस्थित करता है। गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रीज ने बताया कि अधः स्तर एक बार पिघलकर पुनः ठोस नहीं हो सकता। इस तरह से जोली का रेडियोएक्टिव सिद्धांत कुछ तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। इस तरह से कुछ आधारों पर उनकी आलोचनाएं की जाती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत की।